गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर के। हमने एनईटी का देख लिया, हमने मेंस का देख लिया। आज हम एडवांस में इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे। अब एडवांस के प्रॉब्लम थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं, नो डाउट। तो जेईई जो एनईटी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये लेक्चर देखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में इस स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम कभी नहीं पूछे जाएंगे। और इसके क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े भी होते हैं, मतलब लैंग्वेज वाइज भी थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ के हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और फिर उसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को खूब अच्छे तरीके से पहले पढ़ना है, एनालाइज करना है और तब हम उसे सोल्व करेंगे। तो ठीक है, देखें हम एक एक करके। स्टार्टिंग हम 2021 से ही करते हैं। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन 2021 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाए। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल मास हम जानते हैं 4 mu होता है, एंड अ सिंगली चार्ज्ड सल्फर आयन। दूसरा है हमारा सल्फर आयन, सिंगली चार्ज्ड। ओके, इसका कितना है 32 AMU मास। ओके, और अल्फा पार्टिकल आर इनिशियली एट रेस्ट। ओके, दोनों पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में हैं। दे आर एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल V and then allowed to pass into a region of uniform magnetic field। क्या कह रहा है ये कि दोनों पार्टिकल रेस्ट में थे इनिशियली, अब इनको एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सीलरेट कर दिया हमने, और फिर इन्हें accelerated through a potential V and then allowed to pass into a region of uniform magnetic field। मान लेते हैं कि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है। नॉर्मल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, नॉर्मल भेजा गया है, और जब नॉर्मल भेजा जाता है तो हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि वो उसे पकड़ के गोल गोल घुमा देता है। यही होता ना, कोई भी पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो पार्टिकल गोल गोल घुमा देता है। मैग्नेटिक फील्ड उसको स्पीड में कोई चेंज नहीं करता है, पर उसे गोल गोल घुमा देता है। ठीक है, तो इतनी बात तो यहां से पता चल गई हमें। विद इन दिस रीजन अल्फा पार्टिकल एंड सल्फर आयन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑब्वियसली ऑफ रेडियाई आर अल्फा एंड आर एस। आर अल्फा और दूसरे का आर सल्फर कर दिए। तो हमें निकालना है रेशियो आर सल्फर बाई आर अल्फा। यहां पर ना एक चीज गौर कर लेना है कि देखिए, इंफॉर्मेशन यहां पहले अल्फा पार्टिकल का दिया हुआ था और फिर सल्फर का, लेकिन आंसर में पूछा है रेशियो सल्फर बाई अल्फा पार्टिकल। तो देख लेना है कि आर सल्फर बाई आर अल्फा है या आर अल्फा बाई आर सल्फर है। तो हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन में आर सल्फर बाई आर अल्फा है, ये निकालना है। आर सल्फर बाई आर अल्फा, ये क्या हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर? सारा डेटा यहां पर हमने नोट कर लिया कि अल्फा पार्टिकल सल्फर क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। चलिए अब इसको सोल्व किया जाए। देख, हम जानते हैं पहले हमने कई प्रॉब्लम बनाया जब हमने एनईटी का प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे और जेईई मेंस का प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे। तो ये क्वाइट कॉमन सा क्वेश्चन है कि रेडियस इक्वल टू क्या हो जाता है, mv बाई QB, यही हो जाता है mv। पर यहां बात हो रही है एनर्जी की, दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारा गया तो दोनों एनर्जाइज हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम कौन सा फार्मूला यहां पिक करेंगे, हम पिक करेंगे √2mk वाला फार्मूला, √2mk बाई QB। ओके, कितनी काइनेटिक एनर्जी ये गेन करेंगे, चार्ज पार्टिकल Q को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारा जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, Q टाइम्स V। तो इस K को मैं लिखूंगा Q टाइम्स V। ओके, तो यहां मैंने इसे लिख दिया √2mk को क्या लिख दूं, Q टाइम्स V डिवाइडेड बाई QB। ओके, ओ सॉरी, यहां QB डिनोमिनेटर में है। अब न्यूमरेटर में भी Q है और डिनोमिनेटर में भी Q है, तो इस Q को थोड़ा और एडजस्ट कर ले। हम क्या कर सकते हैं,
अंडर रूट बी बाहर निकाल लें, बी को बाहर निकाल लें और अंडर रूट इसे कर दें 2mqv डिवाइडेड बाई क्यू का स्क्वायर कर दें। पेन थोड़ा डार्क वाला यूज किया जाए। एक मिनट बच्चों, यस, बाई ये क्यू स्क्वायर मैंने कर दिया, एक क्यू से एक क्यू चला गया और अब ये हो गया 1/b अंडर रूट क्या, ट्वाइस एम वी डिवाइडेड बाई क्यू। फाइनली ये बात बन के आ गई हमारे प्रेजेंट केस के हिसाब से। अब इस चीज को देखो, अल्फा पार्टिकल है ना मेरा और मेरा है सल्फर पार्टिकल, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से आपने गुजारा, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में डाला, टू कांस्टेंट ही है, तो इनके जो रेडियस का जो प्रोपोर्शनलिटी बन गया फाइनली वो अंडर रूट एम बाई क्यू आ गया ना। बाकी सब चीज तो कॉमन ही था, तो क्यों रखें, काट काट को भेजो अपने घर, और सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी जिसमें है वो देखो, ठीक है, ओके। तो यहां पर जरा सा देख लो कि इनका चार्ज और मास, क्योंकि मुझे इन दोनों का अंडर रूट एम बाई क्यू चाहिए, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 यूनिट और मास 4 यूनिट। सल्फर आपका सिंगली आयोनाइज्ड था, तो आप इसको चार्ज 1 यूनिट और मास दे रखा है 32 यूनिट। तो दोनों का अंडर रूट एम बाई क्यू देख लेते हैं। इसका अंडर रूट एम बाई क्यू 4/2 आ जाएगा और इसका अंडर रूट एम बाई क्यू 32/1 आ जाएगा। 4/2 यानी कि √2 यहां और यहां पर √32, यही हो गया। अब आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था सल्फर बटा अल्फा, तो सल्फर वाले का आ गया √32 और अल्फा वाले का आ गया √2। √32 को अंडर रूट 16 गुना 2 लिख लूं ताकि 4 बाहर निकल जाए मेरा, 16 गुना 2 बाई √2, राइट। √2 से √2 कैंसल और √16 से 4 बाहर निकल गया, तो ये रेशियो आ गया 4:1। क्लियर? क्वाइट कॉमन क्वेश्चन, हर जगह पूछा हुआ, एनईटी में, मेंस में और लीजिए एडवांस में भी, ठीक है। मिटाऊं? ओके। तो पहले आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तभी हम इसे एनालाइज अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए पढ़िए क्या कह रहा है। 2 कंसेंट्रिक कॉइल, दोनों पिक्चर दे रखा है हमें, वन ऑफ रेडियस r एंड अनदर ऑफ रेडियस 2r, यानी दूसरे का रेडियस पहले के रेडियस से डबल है। पिक्चर दे रखा है, बना ही लिया जाए तो ये एक पहला और ये एक दूसरा, राइट। पहले का रेडियस r और दूसरे का रेडियस ट्वाइस r, ओके। दोनों का कॉमन सेंटर पिक्चर दे रखा है। द स्मॉलर लूप कैरीज I1 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें जो छोटा है उसमें करंट है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना करंट I1, और जो बड़ा वाला है in the anti-clockwise direction and the larger loop carries a current I2 in the clockwise direction। बड़ा वाला में I2 है और वो clockwise डायरेक्शन में है, तो हम दिखा दें I2 और I2 clockwise डायरेक्शन में, ओके। दे रखा है कि आपका I2 I1 के दुगने से भी ज्यादा बड़ा है। I2 आपका दूसरे में जो करंट है वो I1 के दुगने से भी ज्यादा है, ये बात दे रखा है। और BXY डिनोट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन XY प्लेन। BXY से हम किसी XY प्लेन के किसी भी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड हम डिनोट कर रहे हैं, ओके, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मोर देन वन, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। क्वेश्चन में जो बातें दी हुई थी वो यहां क्या क्या हमने बना लिया कि 2 सर्कुलर कॉइल हैं, कंसेंट्रिक कॉइल है, एक छोटा है जिसका रेडियस r है, एक बड़ा है जिसका रेडियस 2r है। छोटे वाले में I1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और बड़े वाले में I2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। हमें दे रखा है कि I2 जो है यानी कि बड़े वाले में जो करंट है वो छोटे वाले के करंट के दुगने से भी ज्यादा है, और BXY से हम इस XY प्लेन में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं। तो अब कह रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से
कौन कौन से सही हो सकते हैं। चलो, पहला ऑप्शन बी एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन एट एनी पॉइंट इन द प्लेन। यानी इस एक्स वाई प्लेन में जिसमें कि ये लूप है, इस एक्स वाई प्लेन के किसी भी पॉइंट पे क्या इसके कारण, इन दोनों लूप के कारण जो फील्ड है, क्या ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है? अब देखिए सिंपल, इस चीज को जरा सा, एक सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका पिक्चर व्यू हम देख चुके हैं कि पिक्चर हमने देखा था वो किस तरह का था। उस पिक्चर को रिकॉल करते हैं जरा। आप देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा एक्स वाई प्लेन है और ये मेरा जेड प्लेन है। इसमें ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाला एक्स वाई प्लेन है और ये मेरा जेड प्लेन है। तो मेरा ये सर्कल एक्स वाई प्लेन में है और ये इसका एक्सिस हो गया जेड प्लेन। उस एक्स वाई प्लेन को मैंने यहां ऐसे बना दिया और जेड प्लेन इसके परपेंडिकुलर हो गया। अगर अंदर वाले की हम बात करें, हम अंदर वाला जो सर्कुलर लूप है उसी को उठा करके मैंने यहां लिख दिया। अब अगर इसमें देखिए करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा ही होता था ना। देखिए जरा, अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे तो हमें इसका आइडिया लगेगा, इस क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। और ये कॉमन सा है, मैग्नेटिक फील्ड वाला डायग्राम हमने कई जगह ड्रॉ किया है। ये और यहां ऐसे, यहां ऐसे, कुछ इसी तरह का होता था, ऊपर से निकलता हुआ। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम आपको हाथ को कर्ल किया, अंगूठा मेरा ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर से सारा ये निकलता हुआ, ये और फिर नीचे से ये इन करता हुआ, यही कहानी बनती है ना। जरा देखिए, यही कहानी बनती है ना। ओके, इसके एंटी क्लॉकवाइज करंट को मैं दूसरे कलर से दिखा दूं ताकि इन दोनों के अंतर को पता चले, इन दोनों के एरो में हम कंफ्यूज ना हो। ये जो एक्स वाई प्लेन में है उसका था। चलिए, ओके, अब जरा इस चीज को देखिए, इसके डायरेक्शन को देखिए। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, ये वाला अगर एक्स वाई प्लेन में है तो इसके फील्ड लाइंस देखिए, यहां से जिस प्लेन में है वहां से परपेंडिकुलरली उठ रहे हैं और फिर यहां पे ये वाला फिर ऐसे आएगा कहीं यूं, ये वाला फिर ऐसे आएगा कहीं यूं। तो एक्स वाई प्लेन में जहां पर ये मैच करेंगे, फिर ये लाइन जब फिर से ऊपर से उठता हुआ फिर नीचे जब आएगा और इसे एक्स वाई प्लेन में आएगा तो फिर इसे परपेंडिकुलर ही काटेगा। देखिए दोनों तरफ कहानी वही होगी। ये फील्ड वाले प्लेन में यहां पर परपेंडिकुलर उठेंगे और फिर जहां पर भी एक्स वाई प्लेन को मीट करेंगे वहां पर परपेंडिकुलर ही काटेंगे। चाहे ये हम अंदर वाले लूप की बात कर लें या हम बाहर वाले लूप की बात कर लें। अब दोनों के स्ट्रेंथ के आधार पे वो ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब जेड डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। कारण कि इसका जो फील्ड है, इसके फील्ड लाइंस ऊपर 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 ऐसे उठ रहे हैं और फिर आके यहाँ नीचे ऐसे काटेंगे। लेकिन दूसरे वाले का करंट जो है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब क्या, इसका उल्टा, यानी उसके फील्ड नीचे से निकलेंगे और फिर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे काटेंगे। नीचे से निकलेंगे और फिर यहां जहां पे एक्स वाई प्लेन में मिलेंगे वो यहां ऐसे ऐसे उठेंगे। तो अंदर वाले के कारण ऐसे नीचे एक्स वाई प्लेन में नीचे की तरफ होगा और बड़े वाले के कारण नीचे से उठ के ऐसे ऊपर वहां ऊपर की तरफ होगा। पर होगा तो जेड लाइन के अलोंग ही ना, या तो नीचे या ऊपर। यानी अगर ये लूप एक्स वाई प्लेन में है, ये लूप एक्स वाई प्लेन में है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हम एक्स वाई के किसी भी पॉइंट पे ले लें वो वहां पर इसके परपेंडिकुलर यानी जेड डायरेक्ट। पहला ऑप्शन कहता है आपको कि बी एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन एट एनी पॉइंट इन द प्लेन। हम किसी भी एक्स वाई प्लेन के किसी भी पॉइंट पे चले जाएं तो वो जेड के अलोंग हुआ तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर ही हो गया ना। अब जरा इस पिक्चर को देखिए,
ये अगर इसका सेंटर बिल्कुल ओरिजिन पे है तो क्या ये एकदम से सिमेट्रिक पिक्चर नहीं है? एक्स वाई प्लेन में क्या ये बिल्कुल सिमेट्रिक पिक्चर नहीं है? ओके और अगर एकदम से क्योंकि आप देखिए इसका दे रखा है विथ कॉमन सेंटर एज शोन इन द फिगर, ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे इसका कॉमन सेंटर है, तो आप देखिए कि एक्स वाई में बिल्कुल सिमेट्रिक ये पिक्चर है। तो कोई भी पॉइंट हम ले लें, कोई भी पॉइंट हम ले लें, तो क्या वो इस सेंटर के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है? क्या वो आर दूरी पे, अगर मैं आर दूरी पे कोई भी पॉइंट ले लूं या आर पे ये कह लूं कि कोई सर्कल ड्रॉ कर लूं, तो वो उसकी पोजीशन इस पिक्चर के हिसाब से बिल्कुल सिमेट्रिक है। चाहे मैं सर्कल कहीं भी ले लूं आर दूरी पे, बिल्कुल ही सिमेट्रिक है और एकदम से आइडेंटिकल सिमेट्रिकल सिचुएशन है किसी भी आर पे, तो फील्ड की वैल्यू भी तो सेम होगी। यानी फील्ड की वैल्यू इसी आर पे डिपेंड करेगी कहीं पे। ओके तो वही बात ये कहना चाह रहा है ना, यानी हर सेम आर के लिए क्या फील्ड की वैल्यू सेम होगी? हाँ बिल्कुल। क्लियर? तो चलिए इसका उस हिसाब से दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया कि बी एक्स वाई रेडियली सेम रहेगा, सेम डिस्टेंस पे सेम रहेगा। बी ऑप्शन भी इसका सही हो गया। ए भी टिक हो गया था जी, बी भी टिक हो गया था। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है कि बी एक्स वाई इज नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट्स फॉर आर लेस देन आर। क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उन सारे पॉइंट के लिए जो लेस देन कैपिटल आर हो, मतलब इन जगह की बात कर रहा है, इस वाले एरिया की बात कर रहा है। आर लेस देन आर यानी अंदर छोटे वाले सर्कल के हम अंदर आ गए। थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है कि क्या बी मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो यानी नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एवरी पॉइंट इसके अंदर। अगर हमें एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट? चलिए अब जरा सा फिर इसको एनालाइज कीजिए, इस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए आप। इसके लिए जो सबसे आसान तरीका हो सकता है वो आप ऐसे भी जज कर सकते हैं कि देखिए पहला सर्कल आपने ड्रॉ किया, दूसरा सर्कल आपने ड्रॉ किया और आपको इस बार कह रहे हो आर लेस देन जीरो, आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब इस एरिया की बात कर रहे हो। इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें आपका क्लॉकवाइज है करंट। तो इस तरह के सिचुएशन में हालांकि सर्कुलर करंट हैं, पर इस चीज को एनालाइज करने के लिए आप एक शॉर्टकट अपना सकते हो। आप क्या करो, यहां पर छोटा सा एक एलिमेंट ले लो और इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर छोटा सा एलिमेंट ले लो। ये पहले वाले का एलिमेंट और ये दूसरे वाले का एलिमेंट। इसके कारण इधर अगर आप देखो, अब छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है तो हम उसको स्ट्रेट ट्रीट कर सकते हैं। अब इस एलिमेंट के कारण आप इसके इस साइड में देखो क्या कहानी बनती है। इस एलिमेंट में करंट ऐसे, इस एलिमेंट में करंट ऐसे, हम स्ट्रेट मान रहे हैं छोटा सा, तो इधर फील्ड ऊपर। यानी अगर हम इसे पहला एलिमेंट कह दें और इसे हम दूसरा एलिमेंट कह दें, तो पहले वाले के कारण तो अंदर में, अंदर की बात करें ना, अभी आर लेस देन आर पे हम कंसर्न है। यहां पर किसी भी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू ऊपर, डॉट आ गया, ये पहले वाले के कारण आ गया, पहले वाले के कारण डॉट आ गया। और दूसरे वाले के कारण उस पॉइंट पे आएगा क्रॉस। समझ रहे हैं? दूसरे वाले के कारण आएगा यहां पे क्रॉस। पहले वाले के कारण डॉट था और दूसरे वाले के कारण यहां पर आ गया क्रॉस। तो कहीं कोई पॉइंट ऐसा मिल सकता है ना कि पहले वाले का दूसरे वाले को कैंसिल कर दे। क्वाइट ऑब्वियस है, पहले वाले का दूसरे वाले को कैंसिल कर दे, बल्कि यही कहानी इधर भी कहीं होगी। ओके, तो चलिए यहां पर इसका मतलब है कि ऐसा पॉइंट हमें मिल सकता है जहां पर एक दूसरे को ये कैंसिल कर दे, क्योंकि डायरेक्शन हमने देख लिया अपोजिट है, तो हमें कहीं पे ऐसा जीरो मिल सकता है। बिल्कुल क्लियर? यानी ये पॉइंट यहां के एनालिसिस से हमें थ्योरेटिकली एनालाइजेशन से पता चल जा रहा है कि यहां पे इस तरह का पॉइंट पॉसिबल है।
तो इस तरह का अगर पॉइंट पॉसिबल है तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी हमारा सी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके चौथा क्या कह रहा है जरा देखें। बी एक्स वाई पॉइंट नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई के परपेंडिकुलर, ओके, नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन। अब देखिए ये बात तो हमने अपने पहले ऑप्शन में ही कहा कि हर जगह एक्स वाई प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है इसके, चाहे वो प्लस जेड में है या माइनस जेड में है। तो ये कह रहा है नॉर्मली आउटवर्ड है, मतलब प्लस जेड में है, ये कह रहा है आपका चौथा ऑप्शन। एक मिनट में इसे मिटाऊं। बी एक्स वाई पॉइंट नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन, यानी कि नॉर्मली आउटवर्ड मेरा हो गया जेड एक्सिस, जेड एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, फॉर ऑल पॉइंट बिटवीन द टू लूप्स। यानी इस बार आप पहले लूप के अंदर नहीं हो बल्कि बिटवीन द लूप वाले एरिया को कंसीडर कर रहे हो। तो हम इस एरिया को देख रहे हैं, यहां पर वाले एरिया को। फंडा वही लगाओ, आपने हमने जो एलिमेंट माना था ना, नंबर 1 नंबर 2 एलिमेंट, बस उसी को लगा दो। आप बीच में देखना है इस बार, तो देखो पहले वाले के कारण अंदर, यानी बीच में पहले वाले के कारण डॉट बना, पहले वाले के कारण, ओके, पहले वाले के कारण डॉट बना, और वहीं बीच में दूसरे वाले के कारण फिर से अंदर। ये बात हम जानते ही हैं कि अगर पैरेलल करंट हो तो बीच वाले एरिया में वो एक दूसरे के फील्ड को और बढ़ा देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कैपेसिटर पे देखिए, एक में इधर है एक में इधर है, तो कैपेसिटर वाली सिचुएशन याद रखिए। कैपेसिटर में क्या होता है, एक दो प्लेट पैरेलल, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू, तो कैसे बीच में फील्ड को वो और बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन दूसरा का भी ऐड होके ट्वाइस हो जाता है। यहाँ भी वही कहानी एग्जैक्टली, पहले में करंट और दूसरे में करंट एक दूसरे के अपोजिट, वही प्लस क्यू माइनस क्यू की तरह, तो बीच में फील्ड को और बढ़ा देंगे सेम डायरेक्शन में। तो अगर पहले वाले का स्ट्रेट, छोटे से एलिमेंट को तो हम स्ट्रेट ही मार रहे हैं, तो स्ट्रेट और पी पॉइंट की तरफ पाम करो अंदर, यानी हो गया क्रॉस पहले वाले के कारण, और दूसरे वाले के कारण भी देखो ये फिर से क्रॉस, तो यहां पर रिजल्टेंट अंदर की तरफ, दोनों का ही फील्ड अंदर की तरफ। तो हमारा पर ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें नॉर्मली बी एक्स वाई पॉइंट नॉर्मली आउटवर्ड है क्या, नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन एट ऑल पॉइंट्स, नो, इसके बीच नॉर्मली आउटवर्ड नहीं, फिर नॉर्मली मेरा इनवर्ड आ रहा है, तो मेरा डी भी हो गया गलत, और मेरा सिर्फ ए और बी ऑप्शन सही हुआ कि हर पॉइंट पे रेडियल सिमेट्री है, उस हिसाब से बी, और ए पॉइंट था कि परपेंडिकुलर है हर जगह पे, वो चीज हमने देख लिया। ठीक है, क्लियर, मिटाऊं इसे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में फिर आप देख रहोगे एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है और उसके बाद एक पिक्चर दिया हुआ है, तो जरा सा गौर से समझने की कोशिश करें कि किससे पर्टेन करता है, क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, अ स्पेशल मेटल एस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस। एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है आराम से। अ क्लोज्ड वायर लूप मेड ऑफ एस, मतलब मेड ऑफ दिस स्पेशल मेटल, मतलब रेजिस्टेंसलेस मेटल, डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन फ्लक्स थ्रू इटसेल्फ बाय इंड्यूसिंग अ सुटेबल करंट टू जेनरेट अ कंपनसेटिंग फ्लक्स। इस लाइन को जरा फिर से पढ़िए क्या कह रहा है। अ क्लोज्ड वायर लूप मेड ऑफ दिस मटेरियल इज डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन द फ्लक्स, क्यों, थ्रू इटसेल्फ, क्यों ऐसा हो रहा है, तो लिखा इसने बाय इंड्यूसिंग अ सुटेबल करंट टू जेनरेट अ कंपनसेटिंग फ्लक्स। यानी इससे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास करना चाहे, मैग्नेटिक फील्ड पास करना चाहे, मैग्नेटिक लाइन पास करना चाहे, तो वो उल्टा डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करके इसके बराबर एंटी मैग्नेटिक फील्ड दे करके नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर देगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, और अगले चैप्टर में ये पढ़ोगे भी, इसके बारे में थोड़ा
कि ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। ओके, तो कैसे ज़ीरो करता है, हमने ये बात यहाँ लिखा हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। द इंड्यूस्ड करेंट इन द लूप कैनॉट डीके ड्यू टू इट्स जीरो रेजिस्टेंस। वेरी गुड, इसमें अपना रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इंड्यूस्ड करंट आराम से फ्लो करता है जो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को जीरोवाइज कर देता है इंड्यूस्ड करंट के कारण, जो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उससे। ओके, दिस करंट गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक मोमेंट विच इन टर्न रिपेल्स द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स। वही बात, उसकी इफेक्ट को जीरोवाइज कर देगा। कंसीडर सच अ लूप ऑफ रेडियस ए विथ इट्स सेंटर एट द ऑरिजिन। पिक्चर देखिए नीचे वाला। ओके, अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मोमेंट एम, ओके, ए एम, ओके, मोमेंट एम is brought along the axis of this loop from infinity to a point r, और वो r much much greater than है। infinity से r डिस्टेंस पे लाया गया और वो r इसके रेडियस से काफी दूर पे है। from the center of the loop with its north pole always facing the loop as shown in the figure। ओके 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 ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन जो बनी, ये हमारा लूप हो गया और ये यहाँ पर आ रहा है। ओके, ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट का नॉर्थ है, इसका डाइपोल इधर की तरफ है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल एम एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर इज म्यू नॉट बाई 2 पाई एम बाई आर, एम बाई आर क्यूब। ये बात हम जानते हैं अच्छी तरह से, जो बात यहाँ पर फर्दर लिख दी गई है कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनफैक्ट होता है ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट बाई आर क्यू। इसी को 2 काट के डायरेक्ट म्यू नॉट बाई 2 पाई लिख दिया। वेरी गुड। The magnitude of the force between two magnetic dipole with moment m1 and m2 separated by a distance r on the common axis, okay, with their north pole facing each other। यहाँ पर आप इस चीज को देखिए, जब ये इधर आ रहा है, जब ये इधर आ रहा है तो इसको अपोज करना है ना, इसके फील्ड को रिपेल करना है। तो इस लूप में जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो देखिए वो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ऐसे, ताकि इसका ये इसका जो अपना नॉर्थ बन जाए वो ऐसे बन जाए, इस तरह से ऐसे ऐसे, तब इसका अपना नॉर्थ उसके नॉर्थ को रिपेल करेगा। ठीक है, तो अब इस केस में बता रहा है कि दो डाइपोल, ये डाइपोल हो गया और ये डाइपोल हो गया है। एक तरह से ये डाइपोल हो गया यहाँ वाला, अब देख रहे हैं ये डाइपोल जो इसके में इंड्यूस्ड करंट के कारण बन गया, और ये डाइपोल, ये दोनों एक एक्सिस के अलॉन्ग आ गया। और उस सिचुएशन में हमें क्या दे रखा है कि के m1 m2 बाई r टू दी पावर 4 दोनों के बीच का फोर्स होता है। इस परिस्थिति में दोनों के बीच का फोर्स हो गया के m1, इसको कैपिटल m1 m2 बाई r टू दी पावर 4 लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि हर जगह हम जानते हैं कि डाइपोल को कैपिटल M से नॉर्मली हमने रिप्रेजेंट किया है, तो कंफ्यूज ना हो मैंने कैपिटल लिख दिया इसको यहाँ। वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन। ओके, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू डाइपोल। जाहिर सी बात है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो इस पे फोर्स लगा रहा होगा ऐसे, और ये डाइपोल इस पे फोर्स लगा रहा होगा ऐसे। ये फोर्स यहाँ पर ऐसे और इधर वाले पे ऐसे दिखा दिया हमने। मैग्नीट्यूड क्या है वो दिखा दिया हमने। ये सारी कहानी, सारा बात आ गया बोर्ड पे, इसके डेटा। इस स्टेटमेंट पे बेस्ड दो क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा इसको देखिए। व्हेन द डाइपोल m प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है, इस ये डाइपोल सेंटर ऑफ लूप से r दूरी पे जब हैं रखे हुए, तो कह रहा है द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो इस लूप में जो करंट I आएगा
इंड्यूस होगा इसके यहाँ आने की वजह से वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमारे ऑप्शन एम और आर में दिए हुए हैं, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और इनके बीच की दूरी में। ऊपर की जो सारी जो थियोरी दी गई वो क्या एक्सप्लेन कर रही थी कि इसके फील्ड को इसने नलीफाई कर देना है अपना इंड्यूस्ड करंट करके, अपना करंट इंड्यूस करके, और उसी करंट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम निकाल लें कि इसके कारण यहाँ पर मान लो इसके सेंटर पे देखें कि फील्ड कितना है, ठीक है, और उस फील्ड को इसने जीरोवाइज करना है अपने आई से। तो उस फील्ड को इसके आई के कारण सेंटर पे फील्ड कितना है उससे इक्वेट करा देंगे। ओके, देखिए हर पॉइंट पे ये इसको जीरोवाइज करेगा, पर हमारे लिए सेंटर पे देखना बड़ा आसान है क्योंकि इसके कारण सेंटर पे क्या फील्ड होगा उसका फॉर्मूला जानते हैं, तो हम वो लगा देंगे, राइट। तो देखिए इसके कारण जो यहां पर फील्ड होगा, यानी मैं कहूं फील्ड ड्यू टू डाइपोल, फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसको 1 कह दीजिए, फील्ड ड्यू टू डाइपोल 1 एट द सेंटर ऑफ द लूप, एट द सेंटर ऑफ लूप क्या हो जाएगा, दे रखा है ना हमें, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट, या डायरेक्ट लिखी से म्यू नॉट बाई 2 पाई उसका मैग्नेटिक मोमेंट बाई आर क्यूब, यही होता है। और इस फील्ड को इसने कंप्लीट जीरोवाइज कर देना है, किसकी वजह से, इसमें जो अपना इंड्यूस्ड करंट होगा उससे बने हुए फील्ड से इस फील्ड को काउंटर कर देना है। तो इसका इंड्यूस्ड मैंने मान लिया कि आई हुआ है, तो इस आई के कारण इसके सेंटर पे, खुद के सेंटर पे क्या फील्ड होगा, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस इसका रेडियस। ओके, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट गए और आई ही पूछ रहा है तो आई हो गया, ट्वाइस से ट्वाइस गए, ए बाई पाई मैग्नेटिक मोमेंट बाई आर क्यूब। यानी अब प्रोपोर्शनलिटी में इस बात को लिखें तो आई प्रोपोर्शनल टू इसका मैग्नेटिक मोमेंट बाई आर क्यूब, यही बताना था। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, एम बाई आर क्यूब, ऑप्शन ए आ गया सही। इसने सारी बात अपनी थ्योरी में कह दी थी, हमने तो बस उस चीज़ को अप्लाई कर दिया। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो इस पैसेज पे बेस्ड है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप बाय द गिवन प्रोसेस इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हमसे पूछ रहा है, वर्क डन, किस चीज में वर्क डन, इसको इन्फिनिटी से आर तक लाने में क्या वर्क हुआ, ये अपोज कर रहा है, करेगा ना इसे, ये आने नहीं देगा, ठीक है। चलिए मिटाओ इसे, तो सीधा सीधी लगा देते हैं जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट में किया था Q1 Q2 पोटेंशियल एनर्जी वाले में, कि Q1 फिक्स था, Q2 को हम उठा करके, टेस्ट चार्ज को हम उठा करके इन्फिनिटी से आर पे लाते थे, वही कहानी हम यहाँ कर देते हैं कि इसके कारण यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है, और अभी मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी अभी है आर, और थोड़ी देर के बाद आर प्लस डी आर हो गई। तो आर से डी आर यानी यहां से यहां तक में डाइपोल को लाने में इसने कितना वर्क किया, हमें इन्फिनिटी से लाना है तो ठीक है, हम लिमिट इस तरह से रख देंगे, पर हम जनरल एक्सप्रेशन ऐसे ले रहे हैं, इस डायरेक्शन को हम ऐसे पॉजिटिव की डायरेक्शन ले रहे हैं, ये इसको रिपेल करना चाह रहा है तो ये इसको ऐसे भेज रहा है, ठीक है। ओके, तो ये फोर्स लगा रहा है एफ, और ये फोर्स से ये डी आर, ओके, ये यहां पर एफ फोर्स लगा रहा है और ये डी आर से डिस्प्लेस हुआ, तो डी आर डिस्प्लेस करने में डी डब्ल्यू वर्क किया इसने, डी डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, एफ इंटू डी आर के, ओके, यानी के M1 M2 बाई आर टू दी पावर 4 इंटू डी आर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो ऑप्शन था, ए ऑप्शन आया था ना, यानी इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ था वो हम साइड में लिख ले रहे हैं यहाँ पे, वो m बाई आर क्यूब के प्रोपोर्शनल था, राइट, m बाई आर। तो आई इंड्यूस्ड को मैं कोई एक कांस्टेंट दे देता हूँ कि k कांस्टेंट इंटू m बाई
या के कांस्टेंट डाल दो, कुछ और कांस्टेंट डाल दो, हम यहाँ के डैश कांस्टेंट डाल दिए, एक नया कांस्टेंट के डैश m/r³। ओके, अब देखिए यहां पर हमें बता रहा है कि इसका मैंने मैग्नेटिक मोमेंट m1 मान लिया और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। तो m2 बराबर तो मुझे m दे रखा है, m2 बराबर ये m दे रखा है मुझे। अब इस फॉर्मूले में k m1 m2/r⁴ हो रहा है। m2 का तो हम m जानते हैं, m1 का हम मैग्नेटिक मोमेंट नहीं जानते, पर m1 में कितना इंड्यूस्ड करंट अभी हुआ है ये हम निकाल चुके हैं। तो इस लूप में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, I × A, सीधा सीधी। तो हम यहाँ से m1 निकाल सकते हैं, हम कहेंगे m1 = इसमें जो इंड्यूस हुआ था इंटू इसका एरिया। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट I इंड्यूस कितना हुआ था, k डैश m/r³, ये हुआ था, इंटू एरिया कितना हो जाएगा, पाई r² नहीं, इसके लूप का रेडियस है a², पाई a²। क्लियर? तो ये सब तो फिर कांस्टेंट ही है ना, k डैश पाई a², तो फिर उसको एक दूसरा कांस्टेंट मान लीजिए m/r³। ऐसा मैं इसलिए मानता जा रहा हूं कारण कि हमें लास्ट में क्वेश्चन ना प्रोपोर्शनलिटी ही सिर्फ पूछा है, उसके साथ क्या बड़ा सा तामझाम कांस्टेंट आ रहा वो सब कुछ नहीं पूछा है। तो मैं उसे इजी रखने के लिए मैंने k डैश पाई a² सबको k डबल डैश कर दिया, k डबल डैश m/r³। तो अब जरा देखिए यहाँ पर ये जो फोर्स आ गया, m2 तो मुझे m दिया हुआ है, m1 हमने निकाल लिया k डबल डैश m/r³। तो सारे प्रोपोर्शनलिटी को सब मल्टीप्लाई करके उसको k डबल डैश k ट्रिपल डैश मान लीजिए, कांस्टेंट हटा, ये वाला k भी उसी में गया, तो k ट्रिपल डैश जो भी है कांस्टेंट। अब m1 मेरा m/r³, सारे कांस्टेंट को मैं प्रोपोर्शनलिटी बना के हटाते जा रहा हूं। तो m1 मेरा m/r³ आ गया, उसका जो कांस्टेंट गया था सब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर मैंने कह दिया k ट्रिपल डैश है। तो m/r³, ओके, m/r³ और दूसरे का दिया हुआ है m डिवाइडेड बाई ये r⁴ इंटू dr। ये स्मॉल वर्क डन कहाँ से, r से dr तक और खिसकाने में। ओके, तो यहां पर देखिए जरा k डैश, इसको लिखिए k ट्रिपल डैश जो भी है, और m² आ गया मेरा m² और r का पावर 3 और यहाँ वाला 4 r का पावर 7 हो गया dr। क्लियर? ये तो हुआ था सिर्फ यहां से यहां तक ले जाने में। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन, इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ dw, तो हो जाएगा k ट्रिपल डैश बाहर लाइए और अंदर में m²/r⁷ dr। ओके, कहां से कहां तक आप इसको लाना चाह रहे हैं, आप इसको लाना चाह रहे हैं भाई इन्फिनिटी से r तक लाना चाह रहे हैं, इन्फिनिटी से r तक लाना चाह रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, अब देखिए k ट्रिपल डैश, हाँ m² भी बाहर ले लीजिए, k ट्रिपल डैश m² बाहर आ गया और r⁷ डेनोमिनेटर में, ऊपर आया r⁻⁻7 और पावर फॉर्मूला लगाइए तो x⁴n+1/n+1, तो r⁻⁻6 -7+1/-7+1, तो r⁻⁻6/-6, तो ये हो गया r⁻⁻6/-6। तो -6 को मैं यहां लिख ले रहा हूं। ओके, तो ये हो गया कहां से कहां, आप लेकर आ रहे हो इसको इन्फिनिटी से लेकर के r पॉइंट पे, r⁻⁻6 1/r⁻⁶, यानी ये हो गया k ट्रिपल डैश m²/6 विथ नेगेटिव साइन, और ये r⁻⁻6 को मैंने लिख दिया 1/r⁶। कहाँ से आप ला रहे हो इसको, इन्फिनिटी से r दूरी पे, यही किया ना, एक यहाँ नेगेटिव साइन भी है। ओके, यही किया हमने। तो यहाँ अपर लिमिट r⁻⁶ और लोअर लिमिट 1/∞⁶ 0। ओके, तो ये फाइनली बन के आ गया -k ट्रिपल डैश m²/6r⁶। पर एक बात बताइए, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, आपसे पूछ क्या रहा है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल,
द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल, ये वर्क डन इसने किया, इस फील्ड ने किया। तो जो एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से आर तक ला रहा होगा वो इसके अगेंस्ट में ला रहा होगा, तो वो वर्क डन इसके वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हो गया निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड फोर्स, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड फोर्स, यानी निगेटिव ऑफ दैट, निगेटिव निगेटिव कैंसल हो गया और आ गया के ट्रिपल डैश जो भी था एम स्क्वायर बाई 6r⁶। अब हमसे सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी पूछा है तो ये सबको भेजो अपने घर, काम खत्म करो इसका। और प्रोपोर्शनल टू हो गया m² बाई r⁶। देखिए m² बाई r⁶। ये 1 मिनट जरा चेक किया जाए कौन सा ऑप्शन है। प्रोपोर्शनलिटी हमसे पूछा था m² बाई r⁶। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये टफ नहीं था, आपको क्वेश्चन के बारे में बड़े अच्छे से एनालाइज करके इसने थ्योरी में बता दिया था। थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेना था, थ्योरी की लिखी हुई बातों को बस अप्लाई कर देना था। क्वेश्चन तो क्वाइट सिंपल है। ऐसे ऐसी डेरिवेशन तो भाई हम पोटेंशियल एनर्जी के बोर्ड में पूछता है कि Q1 Q2 बाई आर, जो हम ऐसे ही करके लाते हैं ना कि Q2 को इनफाइनाइट से आर पे लाओ, तो ये तो कोई लंबा चौड़ा कुछ था नहीं ऐसा। चलिए ओके, मिटाऊं। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए पढ़िए इसे। A circular coil of radius r and n turns, radius r and n turns, ठीक है, has negligible resistance. Okay, as shown in the figure, its two ends are connected to two wires and is hanging by those wires with the plane being vertical. नीचे वाला पिक्चर देखिए, उन दो वायर से ये सर्कुलर लूप हैंग कर रहा है। ओके, द वायर आर कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर विथ द चार्ज Q थ्रू अ स्विच। ओके, पिक्चर दे रखा है आपको, कैपेसिटर से ऐसे कनेक्टेड है। ओके, द कॉइल इज इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। दे रखा है कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के पैरेलल है, जो पिक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर है। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज्ड। ऑब्वियस सी बात है, डिस्चार्ज हो जाएगा इसके थ्रू द कॉइल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, विद इन नो टाइम वो डिस्चार्ज हो गया। ओके, बाय द टाइम द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड फुल्ली, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम गेन्ड बाय द कॉइल विल बी। आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में कि जब ये कैपेसिटर से चार्ज, इस पे कैपेसिटर से का जो चार्ज डिस्चार्ज हो गया, तो जब फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो उसमें इस कॉइल ने कितना एंगुलर मोमेंटम गेन किया, यही क्वेश्चन है ना। और कुछ ब्रैकेट में दिया हुआ इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, सो दैट यस एज्यूम दैट द डिस्चार्ज टाइम इज सो शॉर्ट दैट द कॉइल हैज हार्डली मूव्ड ड्यूरिंग द टाइम। ओके 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 ओके, इसको सिंपल ऐसे सपोज किया जाए कि अब मान लो कि बैट बॉल खेल रहे होते हैं, तो जब हम इधर से बॉल आ रही है और उसको जब हम हिट करते हैं तो विद इन नो टाइम उसके मोमेंटम में काफ़ी चेंज हो जाता है। ओके, तो वैसे ही कह रहा है कि इतना जल्दी डिस्चार्ज हो गया कि आप यूँ कह लीजिए कि इसने, हम ये मान के चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ये मान के चलिए कि अभी ये ज़्यादा टर्न ही नहीं हुआ है, ये ज़्यादा अभी घुमा ही नहीं है, तो पहले तो पूछ रहा है कि उसका एंगुलर मोमेंटम उस वक्त कितना है, एंगुलर मोमेंटम इस पूरे प्रोसेस में इसने कितना एंगुलर मोमेंटम गेन किया। तो पहले इस क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए कि भाई एंगुलर मोमेंटम गेन क्यों करेगा, उसमें रोटेशन क्यों आएगी। तो आप सिंपल देखिए कि जब इससे ये डिस्चार्ज होगा तो ये इसमें करंट फ्लो करवाएगा ना,
जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसमें ऐसे करंट फ्लो होगा ना। ओके, अब ये करंट कैरिंग लूप हो गया ना, और करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो क्या उस पर टॉर्क नहीं लगेगा? वही टॉर्क इसे घुमाएगा, उसी से तो इसको एंगुलर मोमेंटम आएगा, उसी एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करना है। बात क्लियर? तो देखिए सीधा सीधे आप फोर्स को क्या लिखते हो भाई? dp बाई डी टी। यहां पर बात आ रही है टॉर्क को, क्या लिखोगे? dl बाई डी टी। ओके, तो कितना इसने एल गेन किया तो उस पर कितना टॉर्क लगा, ये इंपल्सिव टॉर्क कितना लगा उतना ही उसने एल गेन कर लिया। और इस टॉर्क की वैल्यू क्या हम नहीं जानते हैं कि अगर उसमें आई करंट हो तो एन आई ए बी हो जाता है? एन आई ए बी साइन थीटा होता है, नो डाउट, पर यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए कि इसका जो करंट फ्लो किया तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर इधर आ गया। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो टॉर्क जो होता है m क्रॉस b में क्या यहाँ साइन 90 डिग्री नहीं हुआ? और इसलिए उसने दिया था कि आप मान के चलिए कि ये सब बड़ा जल्दी हो गया, इतना जल्दी हो गया कि इसे ये इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो गया कि इसे ज़्यादा घूमने का भी मौका ही नहीं मिला, ताकि हम ये मान के चलें कि थीटा में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ और हर जगह साइन थीटा साइन 90, वही जो इनिशियल 90 था वही 90 ले सकें, साइन 90 इसको हमने 1 कर दिया। ओके, तो इतना टॉर्क लगा। अब ये टॉर्क dt समय तक जो इम्पल्स दिया उसको देख लें। ओके, यानी टॉर्क एन आई ए बी डी टी। ओके, तो एन आई अब ये बराबर हो जाएगा एन आई ए बी डी टी, तो जो कांस्टेंट है बाहर निकालिए, एन ए बी ये सब कांस्टेंट है, एन ए बी कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन डी टी, इंटीग्रेशन आई डी टी। ओके, आप जानते हो बात को हम यहाँ चार्ज में लाने की कोशिश करें, कारण कि वो चार्ज फुल्ली डिस्चार्ज हो जाना है। ओके, तो I को हम जानते हैं I मेरा dq बाई डी टी होता है, तो dq हो जाएगा I डी टी, और इंटीग्रेशन dq इक्वल टू इंटीग्रेशन I डी टी। इंटीग्रेशन dq यानी कि टोटल चार्ज q डिस्चार्ज हो गया, तो I डी टी को मैं टोटल चार्ज q लिख दूं या इंटीग्रेशन I डी टी को। यहाँ पर देखिए एन ए बी और ये टोटल चार्ज q आ गया, यही आ गया ना, आपको इतना ही एंगुलर मोमेंटम गेन करेगा ना, सिंपल सी बात है। अब लिख दीजिए ये n नंबर ऑफ टर्म्स है, a इसका पाई, अगर a स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर, वो कर लीजिए, b और q ये वैल्यू। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन। तो हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया अभी। ये वाला जो क्वेश्चन था ये था 2020 का, और ऊपर वाले तीनों क्वेश्चन जो थे वो थे 2021 में पूछे गए। अब देखते हैं 2019, 2020 में एक ही क्वेश्चन था ये वाला टॉर्क वाला, 2019 में क्या पूछा गया। 2 identical moving coil galvanometer have 10 ohm resistance। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना? 10 ओम, एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 2 माइक्रोएम्पियर करंट। ओके, और यहां से इस गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जा सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए? 2 माइक्रोएम्पियर, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, 2 माइक्रोएम्पियर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। One of them is converted into a voltmeter of 100 millivolt। इस गैल्वेनोमीटर से आपको एक को वोल्टमीटर बनाना है, तो वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करेगा? रेजिस्टेंस लगाएगा, बड़ी वैल्यू का एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, और ये बन गया मेरा वोल्टमीटर। और इस वोल्टमीटर कितना तक ये माप सकता है? दे रखा है क्वेश्चन कि भाई ये वोल्टमीटर जो है वो माप सकता है आपका 100 मिली वोल्ट, यानी 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 वोल्ट ये माप सकता है। अदर, और दूसरे को अदर इंटू एन अमीटर ऑफ 1 मिली एम्पियर फुल स्केल करंट। ओके, इसी गैल्वेनोमीटर से अब इस बार आपको बना देना है, क्या? अमीटर। वैसा अमीटर जो 1 मिली एम्पियर फुल स्केल करंट यूजिंग अप्रोप्रिएट रजिस्टर। ओके, जो कि 1 मिली एम्पियर तक माप सके
और इसके लिए आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर से जब हम अमीटर बनाते हैं तो एक छोटे वैल्यू का रेजिस्टेंस शंट कर देते हैं। ओके, मैंने उसका वैल्यू RS मान लिया। ओके, और ये अब जो अमीटर बन गया ये माप सकता है आपको 1 मिली एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है। पर गैल्वेनोमीटर से 2 × 10⁻⁻6 2 माइक्रो एम्पियर करंट ही जाना चाहिए, इतना ही फुल स्केल यहाँ पर दे देता, इससे ज़्यादा हम इससे भेज नहीं सकते। ओके, तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, दीज आर देन यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज एंड करंट इन द ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट विथ रेजिस्टेंस इक्वल टू 1000 ओम। ये वोल्ट मीटर और ये अमीटर को अब हमने यहाँ पर एक 1000 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओम्स लॉ V = IR के सेटअप के लिए लगा दिया। ये यहाँ इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर आपको पता है ना, पैरेलल में लगता है और अमीटर सीरीज में लगता है ये। और ये वाला कितना दे रखा है मुझे, 1000 ओम। क्लियर, 1000 ओम। ओके, तो अब वेरियस ऑप्शंस हैं क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी, ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर विल बी। वोल्ट मीटर में इस केस में रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर आपसे क्या ऑप्शंस हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। ओके, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ R, जो यहाँ पर R की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, और इफ द सेल इज रिप्लेस। चलिए ऑप्शंस को हम बाद में विचार करेंगे, पहले जरा हम निकाल लें कि वोल्ट मीटर की वैल्यू कितनी है और अमीटर की वैल्यू कितनी है। तो चलिए इसको हम अभी मिटा देते हैं, पहले वो वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, फिर ये सेटअप में लाएंगे। देखिए ये मेरा वोल्ट मीटर सेटअप है और ये मेरा अमीटर सेटअप है। क्लियर, ये मेरा हो गया वोल्ट मीटर सेटअप, ये हो गया अमीटर सेटअप। वोल्ट मीटर में डेटा मेरा क्या क्या दिया हुआ है कि भाई यहाँ से IG जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, और ये वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस हमने अटैच किया है इसको मैं RV लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और ये वो वाला। तो देखिए सीधा सीधे इससे जो करंट जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही ये वोल्ट मीटर मापेगा ना, यानी सीधा सीधी IG RG प्लस RV ये वोल्ट मीटर मापेगा। और ये वोल्ट मीटर कितना माप सकता है, 100 × 10⁻³ ओके, तो इस केस में कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस हम यहाँ लगाएं वो यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए देखिए IG हम इससे ज़्यादा भेज नहीं सकते, तो 2 × 10⁻⁻6 और RG प्लस RV इज इक्वल टू 100 × 10⁻³ तो बचा कितना, 10⁻⁻1 बचा। ओके, राइट। और ये यहाँ, तो इसको इस फिगर को इधर लेकर के आए तो RG यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो कि कितना है, 10 ओम है, लिख दीजिए, प्लस RV जो कि हम लगाए हैं इस बार, जो हम निकालना चाह रहे हैं कितने वैल्यू का लगाए हैं, तो ये हो गया 10⁻⁻1/2 2 × 10⁻6 यहाँ था, ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा 10⁻6 पॉजिटिव। अब 6 पॉजिटिव में से एक निगेटिव तो बचेगा 5 पॉजिटिव। 5 पॉजिटिव का मतलब होता है 1 लाख, 1 पर 5 जीरो मतलब 1 लाख, तो 1 लाख बाई 2 तो कितना आ गया, 50,000। ये वैल्यू मेरा आ गया 50,000 ओम। यानी ये जो आप लगाओगे कितने का लगाओगे, 50,000 ओम का ये लगाना है आपको दिए गए डेटा के अनुसार। अब हम देख लें कि मुझे ये शंट रेजिस्टेंस कितने का लगाना है। ओके, फिर वही चीज़ है कि इसी गैल्वेनोमीटर से आपने बनाया है ना अमीटर, तो IG से ज़्यादा तो भेज नहीं सकते। ओके, तो IG इससे जाएगा और इससे मान लेते हैं कि शंट साइड में IS करंट जाएगा, IG उससे गया और IS इससे गया। ओके, अब हम यहाँ से मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो सीधा सीधी हम क्या फंडा लगाते आए हैं कि अमीटर में चाहे गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते से P से Q जाए या शंट वाले रास्ते से P से Q जाए, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही आएगा ना। तो लगा दीजिए कि IG इंटू यहाँ पर अगर गैल्वेनोमीटर उसे मिला तो IG इंटू RG बराबर IS इंटू RS। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं IG इंटू RG, यही फंडा पर तो हम
गैल्वेनोमीटर के सारे प्रॉब्लम हमने सोल्व किया है, ये अमीटर वाले खास करके। तो चलिए, IG आप भेज सकते हैं 2 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा नहीं भेज सकते, तो 2 × 10⁻⁻6 और यहाँ का गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है इस रास्ते का 10 ओम। IS ओके, तो एक चीज़ जरा देखिए, IS अगर 1 मिली एम्पियर इसको पूरा मापना था तो 1 मिली एम्पियर इस अमीटर से घुसा, तो 1 मिली एम्पियर में मात्र IG 2 माइक्रो एम्पियर गया, तो बचा हुआ सारा का सारा तो इधर से ही आ जाएगा ना, यानी 1 मिली एम्पियर माइनस 2 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ माइनस 2 × 10⁻⁻6, ये लिख देता हूँ मैं, और इंटू RS। क्लियर क्लियर। IS को मैंने लिख दिया I माइनस IG, I जा रहा है 1 मिली एम्पियर और इस रास्ते से गया 2 माइक्रो एम्पियर, तो बचा हुआ इस रास्ते से गया संट वाले से। चलिए, अब 2 × 10 20 × 10⁻⁻6, यहाँ मैं काम करता हूँ, पूरा का पूरा 10⁻⁻6 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो इस 10⁻⁻6 से उड़ा दूँ और थोड़ा सिंपलर फॉर्म सा दिखे मुझे। तो 10⁻⁻6 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, तो 10 यहाँ 3 आ जाएगा। 10 क्यों, इसको लिख सकते हैं ना भाई, 10⁻⁻6 × 10⁻3, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻6 × 10⁻3। तो 10⁻⁻6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 10⁻3। लीजिए यहाँ 10⁻3, ऐसा जानबूझ के लिख रहे हैं, ये 10⁻6 को हम यहाँ से उड़ाना चाह रहे हैं, तो माइनस यहाँ से 10⁻6 जब बाहर आया तो बचा 2 × RS। क्लियर। अब ऐसा करने का मकसद ये था कि हम ये कर सकें। तो अब देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, ये 1000 है, 1000 में से 2 घटेगा तो वैसे एग्जैक्टली तो 998 आएगा, पर हम इसे 1000 ही ले लेंगे, कोई खास कैलकुलेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो RS आपका रफली इक्वल टू हो गया 20 बटा देखिए 1000, यानी 0.020, लास्ट वाले 0 को हटा दे रहा हूँ, 0.02 ओम आ गया। ये आपने निकाल लिया कितना, 0.02 ओम। ओके, तो यहाँ तक आपने 2 बात निकाल ली कि RV वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपको 50,000 ओम का लेना है और शंट का आपका लेना है 0.02 ओम का। ओके, तो आपके ऑप्शन में और क्या क्या था, देख लें एक बार ऑप्शन क्या क्या है। चलिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी 100 किलो ओम, नहीं जी 50,000 ओम है। तो पहला हम ये वाला तो गलत हो गया भाई, आपका ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर विल बी 0.02 ओम। देखिए, हाँ बिल्कुल, ये देखिए बी का सही आ गया, आपको 0.02 ओम आ गया। और द मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी 978, 978 से लेके 982 के बीच में। ओके ओके ओके। अब इस सेटअप को हम वो ओम्स लॉ वाले सेटअप में लाएं। हम जान गए कि इसका रेजिस्टेंस कितना है और इसका रेजिस्टेंस कितना है। अब यहाँ पर देखिए, ये 50,000 है और 50,000 तो 10 इसका भी था, तो होना तो चाहिए था 50,000 10, पर हम उसे प्रैक्टिकली 50,000 ही लेंगे। यानी जो वोल्ट मीटर हम अब ओम्स लॉ वाले सर्किट में लगाएंगे उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो हम 50,000 ओम का लेंगे और इसका 0.02 ओम। तो ये तो कोई फ़र्क डालेगा ही नहीं, 0.02 ओम है तो सर्किट को कोई खास फ़र्क डालेगा नहीं। तो अब ज़रा देखिए हम, क्योंकि अगला इसका जो सी पार्ट क्वेश्चन है वो उस सर्किट के करस्पॉन्डिंग कह रहा है कि भाई जब उस सर्किट में इस वोल्ट मीटर को और इस एमीटर को लगाया गया ओम्स लॉ वेरीफाई करने के लिए, तो उसने रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मापी। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा ये रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस ये मेरा वोल्ट मीटर लग गया और यहाँ पर मैं अमीटर लगा दूँ, ठीक है, सिम्बॉलिकली ये यहाँ पर अब बैटरी और जो भी है ये सब लगा दिया। ओके, ये रेजिस्टेंस कितना, ये रेजिस्टेंस है आपका 1000 ओम। ओके, ये वाला रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर जो आपने लगाया है इसमें हमने लिया 50,000 ओम, तो ये इसका रेजिस्टेंस RV जो आ गया वो आ गया 50,000 ओम। एक बार फिर 50,000 10 होना चाहिए, लेकिन हम 50,000 के रिस्पेक्ट में 10 को नेगलेक्ट कर रहे हैं, 50,000 ओम। अमीटर का रेजिस्टेंस है 0.02 ओम, तो इसको तो जोड़िए या ना जोड़िए, इतने बड़े बड़े फिगर्स हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कह रहा है
कि इसका, अब देखिए, अब सर्किट का रेजिस्टेंस ये 1000 नहीं रहा, 1000 के साथ साथ 50,000 भी जुड़ गया पैरेलल में, इसको अगर हम इग्नोर भी मारें तो 1000 और 50,000 का जो इक्विवेलेंट आएगा वो अब सर्किट बताएगा। सर्किट डिस्टर्ब हो चुका है, 50,000 और आ चुका है। तो चलिए, अब इसका इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का क्या होगा, तो हम 1000 और 50,000 का पैरेलल निकाल लें। तो हम हजार को क्यों कैरी करें, एक काम कीजिए ना, आप 1 और 50 का पैरेलल निकाल लीजिए और फिर उसमें 1000 जोड़ देंगे। समझ रहे हैं बात को, 1 और 50 का पैरेलल, तो 1 गुना 50 बाई 1 प्लस 50, ठीक है। 1000 पैरेलल में है 50,000 के, ओके। तो हम 1 और 50 का पैरेलल निकाल रहे हैं, 1 गुना 50 बाई 1 प्लस 50 और फिर पीछे 1000 लगा दीजिए, क्लियर। तो बन गया क्या, 50 से कम 50, 50 बटा 51 गुना 1000, 50 गुना 51 बटा 1000 ओम इतना आएगा। अब फिर से देखिए, जब ना उल्टे पुल्टे से कैलकुलेशन इस तरह के आ जाएं, अब 51 तो 51 को कैसे काटें ये वो, तो थोड़ा सा ना अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया कीजिए। आप इसमें थोड़ा एक रेशियो मेथड बता रहा हूं, वो आपके काम आएगा। देखिए, 50 और 51 है तो लगभग बराबर, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि नीचे और ऊपर में आप रेशियो देख लीजिए, तो एक रफ रेशियो सा पता चल गया कि ये 1:1 का रेशियो है, ओके। अब नीचे जितना चेंज कीजिए करस्पॉन्डिंगली ऊपर भी उतना ही चेंज कर दीजिए, तो ओवरऑल इस रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो मैंने कहना चाहा, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कह रहा हूं कि 2/4 आपने देख लिया कि नीचे वाला जो है ऊपर वाले से 2 गुना है, तो मैं ऊपर वाले में अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो तो नीचे वाले में करस्पॉन्डिंगली दुगना चेंज कर दो, ओवरऑल इस रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप कहते हो कि ऊपर में मैं 1 जोड़ना चाहता हूं, कोई बात नहीं, आप नीचे में 2 जोड़ दो, 4 + 2, तो देखो 3/6, फिर वही 1/2, ये भी तो 1/2 ही था ना, देखिए 1/2। तो बात समझ में आई कि अगर हम कोई चेंज करना चाहते हैं तो नीचे ऊपर करस्पॉन्डिंग उनके रेशियो के अनुसार चेंज कर दीजिए, तो ओवरऑल उसमें फर्क नहीं पड़ता और हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कैसे, यहां देखिएगा जरा, देखिए आपका ऊपर और नीचे रेशियो 1:1 है, पर नीचे से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरा कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा। तो सिंस रेशियो लगभग बराबर है, तो नीचे से 1 माइनस कर रहा हूं तो ऊपर से भी 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी ऊपर वाला बन गया अब 49 और नीचे वाला 50 गुना 1000, क्लियर। अब 50 से तो बड़ा काटना बड़ा आसान है ना जी, 50 दूना 100 20 हो गया, और 49 दूना 98 980 ओम आ गया। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, ये दोनों, ये एग्जैक्ट ये कैलकुलेशन 980 से थोड़ा ही सा आगे पीछे आएगा, मतलब परमिसिबल टाइप का एरर रेंज में आएगा, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये आ गया 980 ओम। मिलाइए कौन सा ऑप्शन सही है, यही पूछ रहा था ना कि भाई इनको अटैच करने के बाद अब सर्किट का रेजिस्टेंस कितना बताएगा। तो देखा जाए, कह रहा है कि हाँ, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी 978 से लेकर 982, बिल्कुल 978 से लेकर 982 तक में आ गया, तो मेरा सी सही हो गया। और चौथा डी क्या कह रहा है, इफ द आइडियल सेल इज रिप्लेस्ड बाय अ सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, अगर इसके साथ यहाँ पर 5 ओम और आ जाए, देन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी मोर देन 1000 ओम। ना जी ना, 980 में 5 और जोड़ देंगे तो थोड़े ना 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, 950 ही होगा। तो आपका डी भी हो गया गलत, यानी बी और सी दोनों इसके सही ऑप्शन हैं। समझ में आई बात। चलिए मिटाता हूं इसे। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ही है। चलिए ठीक है, लगातार रिवीजन हो जाएगा हमारा, 2 क्वेश्चन मिल गए हमें। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए जरा। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 50 टर्न्स, लिखते चले, ओके, n = 50 टर्न्स हैं इसके, एंड ईच टर्न हैज एन एरिया 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एरिया किसका है, 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। The magnetic field produced by the magnet inside the galvanometer is 0.02 Tesla.
कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? 2 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द एयर पॉइंट 0 द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन वायर इज 10 टू द पावर -4 SI यूनिट, यानी के जो है 10 टू द पावर -4 SI यूनिट में ही दे रखा है। When a current flows through the galvanometer, a full scale deflection occur if the coil rotates by 0.2 रेडियन। यानी यहाँ देखिए थीटा का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो है 0.2 रेडियन, क्योंकि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। बता रहा है क्वेश्चन, ये चीज दे रखा है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम, लिख लिया जाए। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर हमारा दे रखा है 50 ओम है। दिस गैल्वेनोमीटर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर कैपेबल ऑफ मेजरिंग करेंट इन द रेंज 0 से 1 एम्पियर। इसको आपने बना देना है अमीटर जो 0 से 1 एम्पियर तक करंट माप सके। ओके, तो ठीक है, हम शंट लगाएंगे इसमें। फॉर दिस पर्पस अ शंट रेजिस्टेंस इज टू बी एडेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, वही करते हैं हम। ठीक है, तो वही पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस। सिंपल 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 सिंपल, क्या करें? हाँ, तो हम क्या जानते हैं? NIAB इजकल टू K थीटा। अब जब थीटा की हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो आई उसमें गैल्वेनोमीटर से जा रही करंट की मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकल जाएगी, IG की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए यहां पर मैं निकाल लेता हूं कि IG मेरा गैल्वेनोमीटर करंट कितना है, तो K इंटू थीटा इजकल टू NAB। ओके, ये सारी वैल्यूज इसलिए दे रखा है ताकि हम गैल्वेनोमीटर करंट निकाल लें। गैल्वेनोमीटर करंट एक बार निकल गया तो फिर आराम से हम यहां पर शंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो दे ही रखा है। तो चलिए के हमें दे रखा है 10 टू द पावर -4, थीटा 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 2 इंटू 10 टू द पावर -1 ले लेते हैं, और बाई n कितना है मेरा 50, एरिया कितना है मेरा 2 इंटू 10 टू द पावर 4, और B मैग्नेटिक फील्ड 2, इधर 10 का स्क्वायर ऊपर भेजो। ओके, अब कुछ कट्टा पीटी किया जाए। देखिए 50 दूना 100, इस 100 को खत्म कर देगा, और ये दो को खत्म कर देगा, ये 10 के पावर -4 को खत्म कर देगा। तो ये मिल गया आपको 0.1 एम्पियर। बस इसका रोल खत्म, IG हमने निकाल लिया, इसका रोल खत्म। अब सीधा सीधी इसका अमीटर बनाएं। क्या करेंगे हम? ये रहा जी मेरा गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ एक शंट लगा दिया। ओके, आपको क्या कहा जा रहा है कि इससे ये 1 एम्पियर तक का करंट मापे। तो अगर इससे 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो आप गैल्वेनोमीटर में 0.1 ही मैक्सिमम भेज सकते हो, वो हमने निकाल लिया अभी। तो पूरा का पूरा आपको 0.9 बचा हुआ, पूरा का पूरा 0.9 आपको शंट से भेजना पड़ेगा। बात क्लियर? फिर वही फंडा जो अपना है कि भाई P से Q, चाहे आप इस रास्ते से जाओ चाहे आप इस रास्ते से जाओ, आपको तो बराबर ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ना। तो आप लिखो P, यहां से आओगे तो आपको मिलेगा 0.1 इंटू RG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50, तो 0.1 इंटू 50 इक्वल टू 0.9 इंटू RS, जितना शंट वैल्यू लगाना है सीधा सीधी यहां से निकल जाएगा। यहां पॉइंट से पॉइंट उड़ाओ और ये हो जाएगा 50/9 इज इक्वल टू RS, और 9 से गया 9 × 5 = 45, फिर वही 45, फिर वही 5.55, राइट। 50 तो 5.55 ओम। क्लियर? इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। चलिए तो ठीक है, ये हमने कुछ क्वेश्चन वो देखे जो जेई एडवांस में पिछले 2-3 सालों में पूछे गए थे, राइट। हमने 2021 का, 20 का और कुछ क्वेश्चन 19 का देख लिया। तो देखिए मेनली जो एडवांस के प्रॉब्लम होते हैं ना, उसमें जो मेन चीज़ है वो देखिए क्या है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए बड़े अच्छा से, उसको एनालाइज कीजिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मैंने काफ़ी उसको समझा के बताने की कोशिश की है,
और इसलिए आपने देखा होगा कि समय ज़्यादा लगा है, पर पर्पस ये नहीं था। पर्पस मेरा ये नहीं था कि हाँ मैं फटाफट विद इन टाइम बना दूँ, और ये पर्पस मेरा ये था कि आपको समझाऊं कि एनालाइज कैसे करते हैं। पर्पस ये था कि आप समझ सको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे प्रोसीड करना है, कैसे निकालना है। एक बार आप क्वेश्चन को एनालाइज करना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, फिर आप विद इन टाइम क्वेश्चन को सोल्व करने लगोगे। तो ठीक है, आप इस तरह ये चैप्टर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगले लेक्चर से हम अगले चैप्टर में मूव करेंगे जो कि है मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।